गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज है दूसरा दिन और क्लास 9th का जो है चैप्टर 1 का ही अभी करवा रहे हैं केमिस्ट्री। तो इसको जो है चैप्टर 1 जब समाप्त होगा तब जो है बायोलॉजी का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। तो फिलहाल जो है इसको पार्ट 1 आपको कल करवा दिया गया है। आज जो है पार्ट 2 लेकर के आए हैं चैप्टर 1 का। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग द्रव के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ठोस के बारे में पढ़ा था। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती किंतु उसका आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर दूध है, सपोज दैट 1 किलो दूध है, तो उसका जो है आयतन जो है क्या होगा, निश्चित होता है। लेकिन उसको जिस आकृति में हम रखेंगे, लोटा में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे, तो वह कटोरा में रखेंगे, तो आकृति जो है चेंज करते रहता है, लेकिन उसका आयतन जो है बदलता नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसकी आकार अनिश्चित और आकृति जो है अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कैसा होता है? तो द्रव का घनत्व उसके ठोस के घनत्व से कम होता है ना। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको एक दे दिया जाए सिक्का दे दिया जाए, मान लिया कि 5 रुपये का और 1 रुपये का अगर सिक्का रहेगा, तो दोनों में घनत्व किसका ज़्यादा है? तो ज़्यादा घनत्व 5 रुपये के सिक्का का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई ठोस आपको दिया जाए पदार्थ और कोई द्रव वाले पदार्थ दिया जाए, तो द्रव वाले पदार्थ का जो है घनत्व कम हो जाता है। अगला है, द्रव प्रायः ठोस की तुलना में संपीड़य होते हैं। तो ठोस बहुत कम संपीड़य होते थे, उसे कम दबाया जा सकता है, लेकिन द्रव को जो है ठोस के मुकाबले अधिक संपीड़य होते हैं, अर्थात इसको और अधिक जो है दबा सकते हैं। अगला है, द्रवों के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कैसे होते हैं? तो द्रवों के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः ठोस पदार्थों से जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होते हैं। ठीक है, द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से कम होते हैं। अगला है, किस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्रवों में, है ना। द्रवों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा किस पदार्थों में परस्पर मिश्रित हो जाने की। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिश्रित हो जाते हैं तो इसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन। तो मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है विसरण में। अगला क्वेश्चन है, ठोस के कणों का विसरण का वेग उच्च ताप पर कैसा हो जाता है? ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर जो है क्या हो जाता है? तो उच्च ताप पर बढ़ जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है, ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन कहलाता है द्रव का जमना। ठीक है, द्रव का जमना, मेल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। अगला, जिस प्रक्रिया द्वारा जल वास्तव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं वाष्पन। वास्तव यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर गलत से लिखा गया है। जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्पन में, ठीक है ना, वास्तव नहीं वाष्पन हो जाएगा यहाँ पे। जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा वाष्पम। जब कोई द्रव है वह क्वथनांक के नीचे तापों पर जब वाष्प बन करके उड़ जाता है ऊपर की ओर, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही क्या होगा? तो द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहेगा उसका वाष्पन उतना ही अधिक रहेगा। जितना ज़्यादा कम क्वथनांक, जिसमें इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, वहीं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः जल की तुलना में जो है ईथर जो है अधिक तेजी से वाष्पीकृत होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर अभी क्वेश्चन पढ़ाया है कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उतना ही जल्दी वाष्पीकृत होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव का ताप जितना अधिक होगा उसकी तीव्रता उतनी ही तीव्रता से द्रव का कुछ होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन। द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतना ही तीव्रता से उसका द्रव का वाष्पन होगा। अगला है क्वेश्चन, द्रव के सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पन, यानी जितना ज़्यादा, मान लीजिए सपोज दैट आप छोटे से ग्लास में अगर चाय पी रहे हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपको कोई व्यक्ति है जो कटोरे में दूध रख के पी रहा है, तो दूध जो है उसका जल्दी से
जो है ठंडा हो जाएगा, लेकिन चाय आप या फिर जो आप दूध पी रहे हैं ग्लास में, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो है ज़्यादा नहीं है ग्लास का, वहीं कटोरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसमें वाष्पन उतना ही अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, हवादार स्थान जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है वहाँ द्रव का वाष्पन क्या होगा? तो जहाँ पर हवा चलते रहेगी निश्चित तौर पर वहाँ पर वाष्पन जो है बहुत ही तेज गति से होगी। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, जब वायु में सामान्य मात्रा से कम जल वाष्प उपस्थित रहता है, जब वायु में सामान्य मात्रा से कम जल वाष्प रहता है, कम नमी रहता है, तो उस वायु को क्या कहते हैं? तो उस वायु को हम लोग शुष्क वायु कहते हैं, शुष्क मौसम कहते हैं। ठीक है, गर्म। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, जिस ताप पर द्रव जो है उबलना प्रारंभ कर देता है उसे बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जब हम वायु में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का, जैसे जैसे हम लोग अपने वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते रहते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर जो है प्रेशर घटते जाता है। अभी समझ के चलिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बल लगा हुआ है ना, हम लोग दबे हुए हैं वायुमंडल के कारण, जिस वजह से हमारा जो है शरीर सुचारू अंग से काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल का दाब कम होने लगेगा, और जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा दाब कम होने लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया जो सभी तापों पर होती है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यह एक निश्चित ताप पर ही होती है, आप नहीं ताप पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथन। सो इस तरीक़ा से आज का ये टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हुआ, और मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।